Welcome dear students. It's Botany Sample Paper 1 for MSc Botany Entrance Examination. Students, अगर आप CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सैम्पल पेपर 1 में हमने 100 ऑफ क्वेश्चंस लिए, जिसमें से फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा बच्चों आप क्वेश्चंस को करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे या मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई एम रेशमा कपूर, बॉटनी लेक्चरर फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के सिलेबस में से है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। यहाँ पर हमको मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, डार्विन, मेंडल, वॉटसन और वॉलेस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, डब्ल्यू वॉटसन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ध्यान में रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इज। यहाँ पर हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया है और हमसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो को पूछा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम दो डिफरेंट ट्रेट्स को लेकर क्रॉस करवाते हैं, लाइक हमने टॉलनेस एंड सीड शेप का कैरेक्टर लिया एंड हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा ये बताना है। ऑप्शंस आर 9:3:3:1, 3:1, 1:1 और 2:1। सो ऑप्शन ए इज राइट ईयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल की किस फेज में, कौन सी अवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। सेल साइकिल की 4 फेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज G1, सेकेंड वन S फेज, देन G2 फेज एंड M फेज, जिसको हम एक्चुअल सेल डिवीजन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की एस फेज में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं क्योंकि इसमें डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी स्टेट्स दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम। सेंट्रल डोग्मा का जो कंसेप्ट है वो क्रिक ने दिया था। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से फ्लो करती हैं। ऑप्शन है डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, आरएनए टू डीएनए टू प्रोटीन, प्रोटीन टू आरएनए टू डीएनए और प्रोटीन टू डीएनए टू आरएनए। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में कोडेड होती है, डीएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट होती है आरएनए की फॉर्म में, एंड इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से इन इंफॉर्मेशन का प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है एंड दिस प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसफर होती है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हमको एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बताना है। यहाँ पर बच्चों हम टर्म को समझ लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर या डिजीज का मतलब है कि जिसके जीन जो होंगे वो सोमेटिक क्रोमोसोम पर होंगे एंड जीन के दोनों फॉर्म्स या एलील्स वो रिसेसिव फॉर्म में होने पर ये डिसऑर्डर कॉज होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम और सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों ही ऑप्शंस होंगे क्योंकि इनके जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल 21 की ट्राइजोमी है, जिसमें 21 क्रोमोसोम में सेट का एक क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाता है एंड नॉर्मल कंडीशन में 46 की जगह यहाँ पर 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका जो जीन होता है वो क्रोमोसोम 11 पर पाया जाता है। इसमें म्यूटेशन हो जाता है, हीमोग्लोबिन बीटा चेन में म्यूटेशन हो जाता है एंड म्यूटेशन के रिजल्टेंट ग्लूटामिक एसिड ये रिप्लेस हो जाता है वैलिन से, जिसके रिजल्टेंट सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, जिसमें आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस बेस इज फाउंड ओनली इन आरएनए। कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है जो केवल आरएनए में मिलेगा? इट्स एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और यूरेसिल। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, यूरेसिल। हमारा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स। यहाँ पर हमको ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है ये बताना है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, synthesis of protein from RNA and synthesis of RNA from protein. So ऑप्शन ए राइट है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, किस एंजाइम के कारण डीएनए डबल हेलिक्स की अनवाइंडिंग होती है, मीन्स डीएनए की दोनों चेन्स ओपन होती हैं। ऑप्शंस हैं डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज और लाइगेज। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होते हैं ये पॉलीमराइजेशन करते हैं, लाइगेज का काम होता है लाइगेशन करना, जोड़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जीन दैट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड। यहाँ पर हमको बताना है कि उस एक जीन को हम क्या कहते हैं जो किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को, उसकी अभिव्यक्ति को मास्क कर लेता है, छिपा लेता है या हाइड कर लेता है। इट्स डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, एपिस्टेटिक जीन और कोडोमिनेंट जीन। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ म्यूटेशन रिजल्ट्स इन अ प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन। यहाँ पर हमको बताना है कि प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन के रिजल्टेंट कौन से टाइप का म्यूटेशन होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन क्या होता है कि जब ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए पर कोडोन्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड आते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, चेन को जब टर्मिनेट करना होता है, इस प्रोसेस को हमें टर्मिनेट करना होता है, तो एक कोडोन आता है जिसे हम स्टॉप कोडोन कहते हैं एंड टर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर ये कोडोन पहले ही आ जाए तो टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। इसको बोलते हैं प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन। और इसके रिजल्टेंट जो म्यूटेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, दैट इज नॉनसेंस म्यूटेशन। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जस्ट सपोज मैसेंजर आरएनए चेन में कुछ कोडोन्स हैं, लाइक जीजीयू कोडोन है हमारे पास में, एक कोडोन है यूजीजी, देन सीएसी एंड देन GCA। GGU ये कोड करता है ग्लाइसिन को, UGG ये कोड करेगा ट्रिप्टोफैन को, CAC हिस्टीडीन के लिए कोड करता है एंड GCA ये एलेनिन को कोड करता है। सपोज कोई एक्स प्रोटीन है, इसका हमें सिंथेसिस करना है और ये अमीनो एसिड्स हमें इस ऑर्डर में चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर स्टॉप कोडोन जो है वो पहले ही आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, जस्ट सपोज ऑर्डर में GGU प्रेजेंट है, ग्लाइसिन बनेगा, लेकिन यहाँ पर अब नेक्स्ट कोडोन में म्यूटेशन हो गया, UGG की जगह UAG आ गया। ठीक है, G की जगह एडेनिन आ गया है, तो अब ये एक स्टॉप कोडोन बन गया। स्टॉप कोडोन बनते ही टर्मिनेशन हो जाएगा, मीन्स अब यहाँ से ट्रांसलेशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो प्रोटीन एक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके कारण जो म्यूटेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉनसेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में से हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग डीएनए। डीएनए एम्पलीफिकेशन के लिए, मीन्स डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाने के लिए हम कौन सी टेक्निक को काम में लेते हैं? इट्स पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और नदन ब्लॉटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं किसी डीएनए को हमें स्पेसिफिक साइट पर कट कराना है? इट्स डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो ऑप्शन सी इज राइट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड टू कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में
क्या इन्वॉल्व होता है? मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स DNA, क्रॉस ब्रीडिंग प्लांट्स, स्टडिंग मेंडेलियन जेनेटिक्स और स्टडिंग इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी ऑर्गेनिज्म की DNA का मैनिपुलेशन किया जाता है। So option A is right here. Genetic है। engineering involves manipulation of an organism's DNA. नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीटी कॉटन किसका एग्जाम्पल है? अ हाइब्रिड क्रॉप, अ जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, अ डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी और अ हाई यील्ड क्रॉप। सो बीटी कॉटन जो एग्जाम्पल है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है, GMO है। ये ध्यान में रखिएगा, डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी नहीं है, ये इंसेक्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस इज एनरिच्ड विद विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम। गोल्डन राइस ध्यान में रखना है GM प्लांट का एग्जाम्पल है जिसमें बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्टेड किया गया है और इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। बीटा कैरोटीन जीन विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर। बायोटेक्नोलॉजी में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो कि एक बैक्टीरिया है, इसको कहाँ पर काम में लिया जाता है, किस लिए इसको यूज़ किया जाता है? DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए, जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स, प्रोटीन सिंथेसिस और डिजीज रेसिस्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एक सोइल बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, तो आसानी से किसी नए जीन को, किसी नए DNA सेगमेंट को हम नए किसी दूसरे प्लांट्स में इंसर्टेड करा सकते हैं। इसको जीन ट्रांसफरिंग के लिए या DNA ट्रांसफर के लिए इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम सोमेटिक सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम पोलन, formation of flowers from somatic cells or germination of seeds in vitro. So option A is right here. Somatic embryogenesis means formation of embryo, भ्रूण का निर्माण किसी कायिक कोशिका से, तो उस प्रोसेस को हम somatic embryogenesis कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन किस प्रिंसिपल पर आधारित है? टोटिपोटेंसी, जेनेटिक वेरिएशन, क्रॉस ब्रीडिंग और फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। टिश्यू कल्चर का जो प्रोसेस है, जो कंसेप्ट है, वो टोटिपोटेंसी के प्रिंसिपल पर आधारित है। टोटिपोटेंसी क्या होती है? इट्स अ एबिलिटी ऑफ सेल टू ग्रो, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू कंप्लीट प्लांट बॉडी। ठीक है, सेल की एबिलिटी है जिसमें एक सेल को जब हम कल्चर कराएंगे तो वो डिवाइड भी करेगी, ग्रो भी करेगी, डिफरेंशिएट भी होगी और एक पूरे प्लांट को बना देगी। इसी को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं और टिश्यू कल्चर में इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोरिएक्टर यूज्ड फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, यहाँ पर हमको प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन से बायोरिएक्टर हैं जो काम में लिए जाते हैं बताना है। स्टिर टैंक, एयरलिफ्ट, फोटोबायोरिएक्टर और ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज राइट है। यहाँ पर जितने भी बायोरिएक्टर दे रखे हैं, चाहे स्टिर टैंक हो, एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर हो, फोटो बायोरिएक्टर हो, ये सभी बायोरिएक्टर्स टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन गन इज यूज्ड फॉर। जीन गन किसके लिए काम में ली जाती है? DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लांट्स और कटिंग DNA और क्लोनिंग जीन्स। सो जीन गन जो होती है वो काम में ली जाती है ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लांट्स। प्लांट्स में जीन को ट्रांसफर करने के लिए ये एक बायोलिस्टिक मेथड है जिसको काम में लेते हैं किसी DNA सेगमेंट को, RNA को या प्रोटीन को प्लांट सेल में डिलीवर करने के लिए। इवन इसका यूज एनिमल सेल में भी जीन को डिलीवर करने के लिए काम में लिया जाता है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के सिलेबस में से हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? इट्स न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP जनरेट होता है, इसलिए इसको हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर द ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है? राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो यहाँ पर जो हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ऑप्शन ए राइट है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल ऑर्गेनेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड।
ठीक है। लिपिड स्टेज सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus और राइबोसोम। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो निम्न में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन सी इज राइट है। लाइसोसोम में मोर देन 50 डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि समटाइम्स जो है अपनी जिस सेल में पाए जाते हैं उसी को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल का कौन सा फेज है जिसमें सेल डिवीजन होता है, मीन्स एक्चुअली सेल डिवाइड होती है? G1 फेज, S फेज, M फेज और G2 फेज। G1 एंड G2 ये दोनों ग्रोथ फेज होती हैं। S फेज में जो मेन होता है प्रोसेस होता है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड एक्चुअल सेल डिवीजन M फेज में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज। प्लांट सेल वॉल का प्राइमरी कंपोनेंट यहाँ पर हमको बताना है स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्लांट सेल वॉल होने के लिए उसमें सेलुलोज का होना जरूरी है और इस कैरेक्टर के बेसिस पर हमने फंजाई को प्लांट से अलग कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, उसको फंजाई का हमने एक अलग किंगडम ही जो बनाया है वो सेल वॉल कंपोनेंट के बेसिस पर है। फंजाई में जो प्राइमरी सेल वॉल कंपोनेंट होता है वो काइटिन होता है, जबकि प्लांट्स होने के लिए सेल वॉल में सेलुलोज का होना जरूरी होता है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लाज्मोडेस्माटा आर। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? चैनल्स बिटवीन प्लांट सेल्स। सेल वॉल कंपोनेंट्स हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और वैक्यूल्स। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्लाज्मोडेस्माटा चैनल्स होते हैं प्लांट सेल्स के बीच में। प्लांट सेल्स प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में क्या एक नहीं पाया जाता? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल और वैक्यूल। ऑप्शन सी इज राइट है। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स अकर्स बाय। ठीक है, हमको बताना है कि साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है प्लांट सेल्स में वो किसके द्वारा होता है? जब भी सेल डिवाइड होती है तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है, जिससे सेल टू सेल में डिवाइड हो जाती है। क्लीवेज फ्यूरो के द्वारा, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, बाइनरी फिजन और सेल लाइसिस। जब कैरियोकाइनेसिस होता है दो अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम्स चल जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं, देन प्लांट सेल में सेल के बीच में एक सेल प्लेट बनती है जो कि फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा बनती है। इसके ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम के पेप्टाइड्स डिपोजिट हो जाते हैं एंड ये प्लेट फिर सेंटर टू पेरिफेरी ग्रो करती है। तो इस तरह से एक प्लांट सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट क्लीवेज फ्यूरो के द्वारा एनिमल सेल में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन प्लांट सेल्स क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन। प्लांट सेल्स में जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन इवोल्यूशन एंड प्लांट डाइवर्सिटी सिलेबस में से लिए गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। किसके द्वारा दी गई थी नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी? इसका कंसेप्ट किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, मेंडल, वॉलेस और लेमार्क ने। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, इट्स चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। कौन सा एरा है जो जिम्नोस्पर्म का युग के नाम से जाना जाता है? मीजोजोइक, पैलियोजोइक, सीनोजोइक और प्री कैम्ब्रियन। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कंसिडर्ड अ लिविंग फॉसिल। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि लिविंग फॉसिल के जैसे जाना जाता है। देखो, लिविंग फॉसिल हम उस कंडीशन में कहते हैं जिसमें कोई प्लांट या कोई एनिमल की अगर हम बात करें तो जिन कैरेक्टर्स के साथ में इवॉल्व हुआ है वो उन्हीं कैरेक्टर्स को आज भी रखता है, मीन्स टाइम पीरियड के साथ में उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं।
तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर साइकस, पाइनस, यूकेलिप्टस और फाइकस। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। साइकस एक लिविंग फॉसिल है। इट हैज सर्वाइव्ड फॉर ओवर 200 मिलियन ईयर्स एंड हैज रिमेन्ड रिलेटिवली अनचेंज्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा एक को इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। को इवोल्यूशन होता है जिसमें कि दो स्पीशीज एक साथ इवॉल्व होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा है कि जो दोनों स्पीशीज एक साथ इवॉल्व हो रही है मीन्स इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप पाया जाएगा कि वो रिलेशनशिप या वो दोनों स्पीशीज अपनी सर्वाइवलेंस के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स, ट्रीज एंड बर्ड्स, ग्रासेज एंड हर्बीवर्स, एल्गीज एंड फंजाई। तो यहाँ पर को इवोल्यूशन का जो एग्जाम्पल है दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड देयर पॉलिनेटर्स। एक और एग्जाम्पल जैसे आप याद कर सकते हैं, ले सकते हैं बीज एंड ऑर्किड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। इट्स इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिक्स और जेनेटिक्स। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स का कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स पीढ़ी एकांतरण को दिखाता है। ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, जब लाइफ साइकिल में दो डिफरेंट फेजेस आती है, एक फेज स्पोरोफिटिक फेज और एक फेज होती है गैमेटोफिटिक फेज, एंड दोनों फेजेस लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेटली आती हैं। स्पोरोफिटिक फेज डिप्लॉइड फेज होती है, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग होती है, एंड गैमेटोफिटिक फेज हैप्लॉइड फेज होती है, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग फेज होती है। तो ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म्स में तीनों ही प्लांट्स ग्रुप में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेट्रोस्पोरी इज सीन इन। हेट्रोस्पोरी या विषम बीजाणुता किस में देखी जाती है? फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, मॉसेस, एल्गी एंड लिवरवर्ट्स। सो हेट्रोस्पोरी टर्म का मतलब होता है कि जब कोई प्लांट ग्रुप है, जब लाइफ साइकिल में दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। हेट्रोस्पोरी में दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। स्पोरोफिटिक प्लांट जब दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनाता है, जो स्पोर्स साइज में छोटे होते हैं, नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, वो माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु होते हैं, और ऐसे स्पोर्स जो साइज में बड़े होते हैं और नंबर्स में कम होते हैं वो मेगा स्पोर्स होते हैं। सो मॉसेस, एल्गी, लिवरवर्ट्स, इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो सेम साइज के होते हैं, इनमें हेट्रोस्पोरी नहीं देखी जाती। लेकिन फर्न्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनमें हेट्रोस्पोरी देखी जाती है। इसमें माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। अगर यहाँ पर आपको साथ में एंजियोस्पर्म दिया होता तो वो ऑप्शन भी सही होता। फर्न्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इनमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल इज कॉल्ड। पादप जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पैलिंटोलॉजी, इथनोबॉटनी, फाइटोकेमिस्ट्री और पैलियोबॉटनी। सो ऑप्शन डी इज राइट है, इट्स पैलियोबॉटनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। तो यहाँ पर हमको बताना है कि अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स कौन सा है। मीन्स हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स कौन सा है। इट्स ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। प्लांट्स में भी एनिमल्स की तरह लाइफ एक्वेटिक से लैंड की तरफ आई थी, इवॉल्व हुई है, और इसमें जो सबसे अर्लीस्ट प्लांट्स ग्रुप है वो है हमारे ब्रायोफाइट्स, जिनको हम प्लांट किंगडम में एज ए प्लांट ग्रुप का एम्फीबियंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन अलाउड प्लांट्स टू लिव ऑन लैंड। यहाँ पर हमको इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन बताना है जिसके कारण जो प्लांट्स हैं वो सक्सेसफुली लैंड पर सर्वाइव करे हैं। रूट्स, लीव्स, क्यूटिकल और जाइलम एंड फ्लोएम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, ठीक है। टिश्यू में जब वैस्कुलर टिश्यूज बने, जाइलम एंड फ्लोएम जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जिनके कारण वाटर है, मिनरल्स है एंड फूड है, इनका ट्रांसलोकेशन होता है, उसके कारण ही, इस एडेप्टेशन के कारण ही जो प्लांट्स हैं सक्सेसफुली लैंड पर सर्वाइव किए हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस
इस सिलेबस में से लिए गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग जीन्स इन जीन थेरेपी। यहाँ पर हमको बताना है कि जीन थेरेपी के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, जीन ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्लांट्स। तो मेजरली जो यूज किया जाता है जीन थेरेपी के लिए वो वायरस को हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर जीन को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर दोज दैट। ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो होते हैं आर ग्रोन यूजिंग ऑर्गेनिक मेथड्स, हैव जीन्स फ्रॉम अनदर स्पीशीज, आर डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट्स और आर क्लोन प्लांट्स। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें किसी दूसरे प्लांट स्पीशीज का जीन उसमें इंसर्टेड होता है, जीन इनोकुलेटेड होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर हमको कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का एक मेजर एप्लीकेशन क्या है वो बताना है। ठीक है, ध्यान में रखना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमसे पूछा गया है। इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर, एनहेंसिंग क्रॉप यील्ड, रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड यूज और प्रोमोटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर नहीं करोगे, हमें मेजर एप्लीकेशन बतानी है। ठीक है, ना ही रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड यूज, ये ठीक है इसकी एक एप्लीकेशन है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज को बनाना या बायो पेस्टिसाइड्स का यूज करना, ये एक इसकी एप्लीकेशन है। बट हमें ध्यान में रखना है कि मेजर एप्लीकेशन क्या है, एग्रीकल्चर का मेन पर्पस क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप बढ़ाई जाए। ठीक है, जिससे जो पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ रही है उन सभी को फूड अवेलेबल हो सके, आसानी से सबके लिए फूड अवेलेबल हो, क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर फार्म्स होते हैं, जो लैंड्स होती हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, तो मेजर एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के फील्ड में है एनहेंसिंग क्रॉप यील्ड, उत्पादकता को बढ़ाना। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा एक बायोफोर्टिफिकेशन का एग्जांपल है। जीएम क्रॉप्स मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, गोल्डन राइस और क्लोनिंग। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मीनिंग आपको आना चाहिए। बायोफोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस होता है थ्रू विच वी इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, किसी फूड में, किसी क्रॉप में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करना, इसको हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, गोल्डन राइस, जिसमें हमने क्या इंक्रीज किया है, विटामिन ए, इसमें जीन इनोकुलेटेड करा दिया है, बीटा कैरोटीन का जीन, जो कि प्रिकर्सर है विटामिन ए का। तो जब भी गोल्डन राइस को एज ए फूड कंज्यूम किया जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीटी कॉटन, सॉरी बीटी टॉक्सिन इज डिराइव्ड फ्रॉम। किससे डिराइव किया गया बीटी टॉक्सिन को, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और एल्गी। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, बैसिलस thuringiensis से बीटी टॉक्सिन डिराइव किया गया, जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वाज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी सबसे पहली जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है, वीट, सोयाबीन, टोमेटो और कॉटन। सो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, बीटी कॉटन फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है फॉर कमर्शियल यूज। अगर आपको दिया होता फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो यहाँ पर आपको टोबैको दिया जाता साथ में, टोबैको हमारी फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए बीटी कॉटन या कॉटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बायोरेमेडिएशन रेफर्स टू। क्या होता है बायोरेमेडिएशन, द यूज ऑफ प्लांट्स टू डिटॉक्सिफाई पॉल्यूटेंट्स, द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्लीन अप कंटामिनेंट्स, द ब्रीडिंग ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स और द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सो बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है कि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई हो सकते हैं, माइक्रो एल्गीज हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरियाज हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, इनका हम यूज करेंगे एज ए कंटामिनेंट्स को क्लीन करने के लिए, पॉल्यूटेंट्स को क्लीन करने के लिए। इसके एग्जाम्पल आप जरूर याद करके जाना, जैसे कि स्यूडोमोनास फुटिडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा ये फंजाई है जिसका यूज किया जाता है एज ए बायो रेमेडिएशन कंटामिनेंट्स को दूर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग इन्वॉल्व्स। क्या इन्वॉल्व होता है जीन क्लोनिंग में, रिप्रोड्यूसिंग एन एंटायर ऑर्गेनिज्म, आइसोलेटिंग एंड मेकिंग कॉपीज ऑफ अ जीन,
producing genetically identical plants, or all of the above? So gene cloning is a process in which we isolate a gene and we make their multiple copies. So option B is right here. DNA fingerprinting is used for identifying individuals based on DNA, detecting genetic mutations, studying evolutionary relationships, or diagnosing disease. सो डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ पर यूज किया जाता है? ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग है। हम जेनेटिक म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए काम में नहीं लेते हैं, ना ही डीएनए फिंगरप्रिंट्स काम में लिए जाते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी में। ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। डिजीज डायग्नोसिस में भी डीएनए फिंगरप्रिंट्स काम में नहीं लिए जाते। डीएनए फिंगरप्रिंट्स काम में लिए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर उसके डीएनए के बेसिस पर किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाता है, चाहे वो क्रिमिनल्स केसेस हो, पैटर्निटी के केसेस हो। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। सैंपल पेपर 1 में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ टिश्यू कल्चर इज। ठीक है, टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन का हमें एक मुख्य उद्देश्य बताना है। क्लोन प्लांट्स, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्टडी प्लांट डिजीज, और रिड्यूस क्रॉप यील्ड। सो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। टिश्यू कल्चर का मेन पर्पस है जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवंशिकीय विविधता को इंक्रीज करना। ऑप्शन बी इज राइट हियर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन से आपको एक बेसिक गाइडलाइन मिलेगी, एक हेल्प मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस किन टॉपिक्स में से बन जाते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, किसी डेफिनेशन में से, किसी कॉन्सेप्ट में से किस तरह के क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, सैम्पल पेपर्स करते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस में से, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी हैं तो मुझे आप मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।